पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन लिया था कि यदि उपयोगिता फलन u इक्वल टू 48L प्लस एल वाई माइनस एल स्क्वायर हो तो श्रम का पूर्ति फलन निरूपित कीजिए और उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। साथ में इसमें यह भी कि श्रम की पूर्ति लोच ज्ञात कीजिए। ये मैं ऐड कर रहा हूँ। तो हमने उस उपयोगिता फलन से श्रम का जो पूर्ति फलन निरूपित किया था, निकाला था, डिराइव किया था, वो ये था कि W इक्वल टू टी इंटू आर प्लस 2 माइनस 48 बाई 2 इंटू आर प्लस 1। ये सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन उस उपयोगिता फलन से निकल के आया था। अब हम इस श्रम के इस पूर्ति फलन की जो है पूर्ति लोच ज्ञात करेंगे। पूर्ति की लोच हमने दिए हुए उपयोगिता फलन से श्रम का पूर्ति फलन निरूपित किया है। सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वो आया W इक्वल टू टी इंटू आर प्लस 2 माइनस 48 बाई 2 इंटू आर प्लस 1। तो सबसे पहले तो श्रम की पूर्ति की लोच ज्ञात करते हैं। जब हमने मांग की लोच की बात की थी, मांग की लोच की अवधारणा पर चर्चा की थी, तो मैंने आपको बताया था कि मांग की लोच जानने से पहले हमें लोच शब्द का अर्थ क्या है, अर्थशास्त्र में लोच से क्या अभिप्राय है, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अर्थशास्त्र में सिर्फ मांग की लोच ही नहीं बल्कि पूर्ति की लोच, आयात की लोच, निर्यात की लोच, इस तरह की बहुत सारी लोचें हैं। तो ये लोच की अवधारणा है क्या बेसिकली, इस पर हमने बात की थी। और वहाँ मैंने आपको बताया था कि दो तरह के चर होते हैं। एक स्वतंत्र चर होता है, भाई फलन जो होता है उसमें एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं और एक आश्रित चर होता है। तो लोच को, सिंपल लोच को साधारण रूप में या परिभाषित करने के प्रयास करें या परिभाषित किया जाए तो लोच का अभिप्राय ये होता है कि स्वतंत्र चर में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप आश्रित चर में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के माप को लोच कहते हैं। या फिर इसे यूँ भी आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र चर में सापेक्ष परिवर्तन के फलस्वरूप आश्रित चर में होने वाला जो सापेक्ष परिवर्तन है उस माप को लोच के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो लोच की ये आर्थिक परिभाषा थी। अब ये हमारे यहाँ काम आएगी। हम मांग की लोच नहीं, हम श्रम की पूर्ति की लोच की बात कर रहे हैं। तो पूर्ति की लोच क्या हुई? पूर्ति की लोच, अब हमारे पास में श्रम का पूर्ति फलन में दो चर हैं। वो एक चर है जो श्रम की पूर्ति है या कार्य के घंटे हैं, दूसरा चर है मजदूरी की दर। तो मजदूरी की दर में या श्रम की कीमत में, आप कैसे भी परिभाषित कर लें इसको, श्रम की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप श्रम की पूर्ति में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को श्रम की पूर्ति की लोच के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। या फिर मजदूरी की दर में सापेक्ष परिवर्तन के फलस्वरूप श्रम की पूर्ति में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को पूर्ति की लोच के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई श्रम की पूर्ति की लोच की अवधारणा। अब इसे का सूत्र क्या होगा जो हमने बात कही है, इसको अगर हम सूत्र रूप में दर्शाएं तो श्रम की पूर्ति लोच हुई R बाई W इंटू W बाई डी आर, DW बाई DR, ये है। ठीक है, वही मांग की लोच के तरीके से इसे ज्ञात किया जा सकता है सूत्र के रूप में। अब हमें यहाँ चाहिए एक तो मजदूरी की दर जो कि दी हुई होगी, श्रम का पूर्ति फलन और श्रम के पूर्ति में परिवर्तन किसके कारण, श्रम की
मजदूरी में परिवर्तन के कारण, यानी dW/dr। ये चीज़ें हमें चाहिए। हमारे पास है क्या, श्रम का पूर्ति फलन है। पूर्ति फलन जो मैंने आपको अभी बताया था, जो निकल के आया था, हमने जब व्युत्पन्न किया तो वो आया था कि W की वैल्यू जो आई थी इक्वल टू 2 वो T इंटू आर प्लस 2 माइनस 48/2 इंटू आर प्लस 1। ठीक है, तो R W की वैल्यू रखिए और ये निकालिए। तो W की वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं dW/dr। ये क्या होता है, अब ये कैसे निकालेंगे। जो आपका श्रम का पूर्ति फलन है, सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन है, उसका R के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो पूर्ति फलन हमारा बटा सही में है, भाग में है, तो भाग के नियम से ये निकाल पाएंगे हम, वरना तो गलती कर देंगे। और ये मैंने करेक्शन के रूप में डाला है। आपके जो PDF नोट्स में भी मैं करेक्शन के रूप में डालूंगा, क्योंकि यहाँ मेरे से एक गलती हो गई थी। भाग का नियम तो लगाया था, लेकिन कैलकुलेशन में उसमें गलती हुई थी। तो भाग के नियम के द्वारा निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा पूर्ति फलन है। माना कि U बराबर T इंटू आर प्लस 2 माइनस 48 है और V बराबर 2 इंटू आर प्लस 1 है। तो U/V का नियम जब हम लगाएंगे तो सबसे पहले U का अवकलन V को एज इट इज रखते हुए, तो 2 इंटू आर प्लस 1 को एज इट इज रखेंगे, अवकलन इसका करेंगे R के सापेक्ष में, तो T आएगा। ठीक है, T इंटू 2r प्लस 1, भाई इसका आ गया 2 इंटू आर प्लस 1, तो एज इट इज आ गया। और इसका जब अवकलन करेंगे R के सापेक्ष में तो T आएगा, तो T मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। ठीक है, फिर U का हम कर चुके हैं, तो U को एज इट इज रखेंगे माइनस चिन्ह लगा के, और अवकलन V का करेंगे किसके सापेक्ष, R के सापेक्ष। जब करेंगे तो इसका आएगा 2, क्योंकि R का 1 होगा और इसका 0 हो जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, बटा में 4 इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह आएगा। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बचेगा हमारे पास T/4 इंटू आर प्लस 1 का स्क्वायर, यह बच जाएगा। ठीक है, तो R रख दिया, W की जगह पूर्ति फलन रखेंगे जो कि ये लिखा हुआ है, T इंटू आर प्लस 2 माइनस 48/2 इंटू आर प्लस 1 इंटू dW/dr आया T/4 R प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए ये चौथे हिस्से में है, ये दूसरे में ही है, तो ये R प्लस 1 का स्क्वायर और ये R प्लस 1 है, ये विभाजित कर रहा है इसको, तो ये घात एक हट जाएगी, 2 - 1 हो गई एक तरह से, यानी R प्लस 1 बचा। 2 का भाग इसमें 4 में जा रहा है 2 बार, तो 2 बचा, तो ये बच गया T/2 इंटू आर प्लस 1, और इधर बचा R/T इंटू आर प्लस 2 माइनस 48। 2 इंटू आर प्लस 1 है जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे से ध्यान रखना है, तो इसको बाहर निकाल लिया हमने। बचेगा क्या, T ये वाला R प्लस 2 माइनस 48। ठीक है, अब इसको सरल कर दीजिए। सरल जब करेंगे तो R इंटू टी तो ऊपर है और 2 इंटू आर प्लस 1 कॉमन है। अब इसको जब ब्रैकेट खोल रहे हैं RT, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो RT प्लस 2T माइनस 48। अब T इक्वल टू 24, तो 2T इक्वल टू 48, तो 48 प्लस का 48 माइनस का एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा R इंटू टी। तो 2 इंटू आर प्लस 1 इंटू आर इंटू टी, और R इंटू टी ऊपर है, R इंटू टी नीचे है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा 1/2 इंटू आर प्लस 1। ये श्रम की पूर्ति की लोच आई, और ये कैसी है, ये धनात्मक है। ठीक है, कि अगर मजदूरी की दर में वृद्धि होती है तो
कार्य के घंटों में वृद्धि होगी या मजदूरी में जो है बढ़ेगी, श्रम बढ़ेगा, श्रम की पूर्ति बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, श्रम की पूर्ति की लोच धनात्मक है। इसका अर्थ ये होगा कि मजदूरी की दर के बढ़ने पर काम के घंटे, श्रम की पूर्ति बढ़ेगी। अब बात करते हैं श्रम के पूर्ति फलन की, विशेषताओं की। इसके लिए श्रम का पूर्ति फलन लेते हैं, जो कि W = T × R+2 - 48/2 × R+1 ब्रैकेट के साथ। ये हमारा श्रम का पूर्ति फलन हमने निकाला था जब उपयोगिता फलन हमारे पास 48L जो आपके क्वेश्चन में दिया था, भाई U = आपके पास जो उपयोगिता फलन था वो था U = 48L + L × Y - L²। इससे जो पूर्ति फलन निकल के आया श्रम का, वो ये निकल के आया। अब इससे देखिए कि क्या क्या विशेषताएं निकल के आती हैं। यदि मजदूरी की दर बहुत कम है, मतलब रेट ऑफ वेज टेंड्स टू 0, तो श्रमिक बिल्कुल भी कार्य नहीं करेंगे, काम करने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ मजदूरी की दर, भाई श्रम की पूर्ति मजदूरी की दर पर निर्भर कर रही है। अब देखिए आप इस बात को कैसे, कि जब R = 0, मतलब 0 तो नहीं है लेकिन 0 के नज़दीक पहुँच गया, तो इसको 0 ही मान लेते हैं। तो 2 × 0 + 1, और यहाँ R की जगह 0, तो T = 0 + 2 - 48, 2T - 48/2 ये आया। अब 48 से 48 गया तो 0, और 0/2 = 0, मतलब श्रम बिल्कुल काम करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में एक विशेषता तो ये निकल के आई इसकी। दूसरी, चूँकि पूर्ति की लोच धनात्मक है, तो देखो फिर दूसरा, जब मजदूरी की दर बढ़ती है तो कार्य के घंटे भी बढ़ते हैं, श्रम की पूर्ति भी बढ़ती है, क्योंकि श्रम के पूर्ति वक्र का ढाल जो है वो धनात्मक है, अर्थात श्रम की पूर्ति की लोच धनात्मक है। और श्रम का, चूँकि पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक है, तो इसलिए पूर्ति की लोच धनात्मक है। और ऐसे में जब मजदूरी की दर बढ़ेगी तो श्रम है जो अपनी जो कार्य के घंटे हैं, ये श्रम अपनी पूर्ति को बढ़ा देगा। ये दो विशेषताएं इस पूर्ति फलन से निकल के आई। ठीक है, श्रम की पूर्ति फलन की जो विशेषता के रूप में दूसरी विशेषता ये दर्शाई है कि जब मजदूरी की दर बढ़ती है तो कार्य के घंटे भी बढ़ते हैं, अर्थात श्रम के पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक है। देखिए श्रम के पूर्ति वक्र का ढाल कैसे निकालेंगे, और मैंने जो अपने उसमें PDF में 7 नंबर पेज पे जो एक कैलकुलेशन में गलती की थी, वो आए सुधार लिए। हालांकि मैंने आपको करेक्शन करके उसको इसमें वीडियो में दिखाया है। W = T × R+2 - 48/2 × R+1 हमारा सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन है। अब भाग के नियम से जो इसको करेंगे कि मजदूरी के दर में परिवर्तन के फलस्वरूप कार्य के घंटों में होने वाला जो परिवर्तन है उसकी गणना करते हैं, उसका माप निकालते हैं या इसका अवकलन करते हैं R के सापेक्ष में। R मतलब रेट ऑफ वेज। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो इसको U मानेंगे और इसको V मान लेंगे। तो सबसे पहले V को एज इट इज रखते हुए अवकलन U का, इसका अवकलन करेंगे तो T आएगा और V से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस फिर U को एज इट इज रखते हुए इसका अवकलन नीचे वाले का, यानी जैसे V माना था उसका करेंगे, इसका अवकलन R के सापेक्ष में से 2 होगा। ठीक है, बटा में 4, क्योंकि ये V², तो 4 × R+1 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, और 2 यहाँ इसको जब भाग देंगे तो 2 बार इसमें भाग जाएगा, तो ऊपर बचेगा R+1 × T - T
इंटू आर प्लस टू माइनस 48। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आर टी प्लस टी माइनस आर टी माइनस 2t प्लस 48। अब आर टी से तो आर टी कैंसिल, क्योंकि t इक्वल टू 24 है तो 2t इक्वल टू 48 हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा t बाई 2 इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बचा डी डब्ल्यू बाई डी आर, मतलब मजदूरी की दर में वृद्धि होने पर कार्य के घंटों में वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि t बाई 2 इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये धनात्मक है इसलिए होगी। अब t तो 24 है और r रेट ऑफ वेज है जो कि धनात्मक है, तो इसलिए श्रम की पूर्ति बढ़ने पर कार्य के घंटों में वृद्धि होगी। ये दूसरी विशेषता निकल के आई। तीसरी विशेषता और देखते हैं इससे पूर्ति फलन से क्या निकलती है कि जब r मजदूरी की दर बहुत अधिक हो जाए तो क्या होगा? इफ r टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उसी स्थिति में श्रम का पूर्ति फलन चूंकि हमारे सामने यह है, अंश और हर को r से विभाजित कर दें। जब r से विभाजित करेंगे तो t, अब ये r में r का भाग गया तो 1 और 2 में r का भाग गया 2/r, ठीक है। 48/r, भाई अंश को भी भाग दे रहे हैं और हर को भी भाग दे रहे हैं r से, तो प्रत्येक एलिमेंट इसका अवयव विभाजित होगा। अब 2 में क्यों नहीं? क्योंकि कॉमन है इसलिए नहीं, ये बाहर है तो ये अंदर भाग लग रहा है सब में। 1/, ये 1 प्लस 1/r, ये हो गया। अब r की वैल्यू अगर इन्फिनिटी या अनंत के पास पहुंचती है तो क्या होगा? तो w इक्वल टू t बाई 2 बचेगा, क्योंकि ये सब ख़त्म हो जाएगा। ये वाला, ये 0, ये 0, ये 0, बचेगा ये 2 और ऊपर t। अर्थात मजदूरी की दर चाहे कितनी भी अधिक क्यों ना हो जाए, श्रमिक 12 घंटे से अधिक कार्य करने को तैयार नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि इस पूर्ति फलन से निकल के आई है। तो इस तरह से जो हमारा उपयोगिता फलन हमने लिया था, उस उपयोगिता फलन से हमने श्रम का पूर्ति फलन निकाला। देखिए 2 वीडियोज़ में ये कंप्लीट हुआ है, क्योंकि इसमें एक तो थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत थी, दूसरा ये साइज़ इसका मैंने बड़ा किया है कि दोनों तो मेथड जो है सप्लाई फंक्शन ऑफ लेबर को डिराइव करने के दोनों मेथड अप्लाई किए। उसके अलावा मैंने इसमें जो इलास्टिसिटी है, श्रम की पूर्ति की लोच है, उसकी गणना की। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी कि श्रम के पूर्ति फलन की विशेषताओं को मैंने निकाला है, तो इसलिए ये थोड़ा बड़ा हुआ है। तो मैंने 2 हिस्सों में इसको तोड़ लिया। वीडियो फर्स्ट में आपने सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन देखा जो हमने डिराइव किया था, और सेकंड में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और श्रम के पूर्ति की लोच की गणना देखी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह से अगर और भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं। श्रम के पूर्ति फलन को ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, 2 तरीके हैं। सरल अधिकतमकरण की विधि है, उपयोगिता अधिकतमकरण की विधि है। दोनों विधियों से श्रम का पूर्ति फलन समान होगा, और श्रम के पूर्ति फलन से ही, अब ये कोई रटने की चीज़ नहीं है कि इसकी विशेषताएं हम रटें। हर उपयोगिता फलन से निकलने वाला श्रम के पूर्ति फलन की विशेषताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं और भिन्न भिन्न होती हैं। अभी आपने देखा कि हमने 2 तरह के उपयोगिता फलन काम में लिए, दोनों में जो फलन पूर्ति फलन निकल के आए उन दोनों की अलग अलग विशेषताएं निकल के आई हैं। तो इसलिए पूर्ति फलन को सामने रखिए और वहाँ से विशेषताओं को निकालिए, तो आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका लेजर एंड इनकम या इनकम एंड लेजर का जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, गणितीय रूप से ये क्लियर हो जाती है कि किस तरह से श्रम संतुलन में होगा और उसका पूर्ति फलन की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से उसको निरूपित किया जाएगा, ये सब हमने
डिस्कस कर लिया है। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे अगले वीडियोस में। थैंक यू, धन्यवाद।